ओके। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सीरीज ऑफ कंप्यूटर साइंस फॉर एवरीवन। तो अभी तक हम लोगों ने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ा विच वाज सी लैंग्वेज। देन हम लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम्स देखा और फिर एसक्यूएल देखा, राइट? कि हम लोग डेटा एज अ ट्रूथ हम लोग कैसे स्टोर करते हैं, रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है, टेबल्स कैसे बनाते हैं, दीज काइंड ऑफ थिंग्स हम लोगों ने अभी अभी देखा, राइट? तो लेट्स कंटिन्यू ऑन द नेक्स्ट थिंग, ठीक है? तो अभी क्या हो रहा है कि we will be introducing the next thing as OOPS, Object Oriented Programming System. So why OOPS is important? देखो क्या हो रहा था कि जब हम लोगों ने थोड़ा सा इसके हिस्ट्री के तरफ चलते हैं कि जैसे क्या हुआ जब डेनिस रिची ने सी लैंग्वेज बनाया तो तब तक तो सिर्फ मतलब रिसर्च पर्सपेक्टिव से यूज होता था प्रोग्रामिंग का, राइट? फिर धीरे धीरे इंडस्ट्रीज ने कोड को अडाप्ट करना शुरू किया। तो फिर क्या हुआ कि अलग अलग इंडस्ट्रीज हो सकती है, जैसे एजुकेशन, बैंक, फार्मास्यूटिकल, ठीक है, और बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट जगह पे अलग अलग इंडस्ट्रीज ने अडाप्ट करना स्टार्ट किया इन चीजों को, ठीक है? तो फिर क्या हो रहा था, मतलब अपने पास सी लैंग्वेज जो है उसमें तुम्हें याद होगा कि हम लोग प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग करते हैं, राइट? हम लोग प्रोग्राम के अंदर जाते हैं और मेन फंक्शन के अंदर जाते हैं, उस मेन फंक्शन के अंदर से आकर के आगे जो भी उसमें अगर कोई और फंक्शन कॉल करना है या फिर जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको कॉल करते हैं और फिर कंप्लीट करते हैं। तो जैसे क्या हो रहा था कि जब काफी सारे लोग बड़ा इंडस्ट्री लेवल पे कोड लिख रहे थे तो कोड वाज बिकमिंग अ मेस, क्योंकि बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग कोड लिख रहे थे और उसमें कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं बना हुआ था, ठीक है? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ह्यूमंस जो होते हैं ना वो फंक्शंस में नहीं सोचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम तुम्हें एक बहुत अच्छी चीज दिखाएं, अ, ठीक है, देखो, नो बडी थिंक्स दैट वेक अप, ब्रश योर टीथ, ईट एंड गो कॉलेज। वी डोंट थिंक लाइक दैट, है ना? हम लोग ये सोचते हैं कि आई एम अ स्टूडेंट, तो एज अ स्टूडेंट मेरा क्या काम है? सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, नहाते हैं, फिर खाना खाते हैं, फिर कॉलेज जाते हैं, ये मेरा काम है। पर हम लोग अपने आप को काम से नहीं समझते हैं, हम लोग अपने आप को आइडेंटिटी से समझते हैं, है ना? मतलब आइडेंटिटी फर्स्ट, बिहेवियर लेटर। देखो, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि हम लोग इस तरह से नहीं सोचते हैं कि भाई वेकअप किया, फिर ब्रश किया, फिर ईट किया, फिर कॉलेज गए, ऐसा नहीं सोचते हैं। हम लोग ये सोचते हैं कि हम लोग एक स्टूडेंट हैं, तो एज अ स्टूडेंट मेरा क्या काम होना चाहिए कि हम सुबह उठें, नहाए धोएं, ब्रश करें, खाना खाएं और फिर कॉलेज जाएं, राइट? तो हम लोग आइडेंटिटी फर्स्ट सोचते हैं और फिर बिहेवियर उसका बाद में सोचते हैं। पर प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग ऐसे काम नहीं कर रहा था। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग ऐसे काम कर रहा था कि भाई बताओ, पहले ये कर लो, फिर ये कर लो, फिर ये कर लो, उसी तरह से जैसे वेकअप हो जाओ, फिर ब्रश कर लो, फिर खाना खा लो, फिर कॉलेज चले जाओ। पर अपने को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम चाहिए था, राइट? ताकि हम लोग ऑब्जेक्ट वाइज काम कर सकें। अब जैसे जब हम बार बार बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट वाइज या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, तो उसका मतलब क्या हो रहा है? देखो, ठीक है, तो एन ऑब्जेक्ट an object is a self-contained unit of reality, ठीक है? an object is a self-contained unit of reality, मतलब कि ये एक रियल एंटिटी है, ये एक रियल एग्जिस्टेंस है, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कोई बात नहीं है, ये एक रियलिटी, ठीक है? जैसे कि हमने बात करा अभी अभी कि ये देखो, वेकअप किया, ब्रश किया, है ना? तो ये सब कॉन्सेप्ट है, ये सब कोई एक्शंस हो सकते हैं, राइट? पर स्टूडेंट जब हमने बोल दिया तो ये एक रियल एंटिटी है, ये कोई रियल बंदा है, ये कोई रियल पर्सन है, राइट? तो उसी तरह से ये बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट इज अ सेल्फ कंटेंट यूनिट ऑफ रियलिटी। दिस इज अ रियल रियलिटी, दिस इज एन एंटिटी विच एग्जिस्टिंग इन मेमोरी। उसके पास क्या क्या चीज है अपनी? उसके पास अगर तुम देखो तो उसके पास अपना एट्रीब्यूट्स और मेथड्स है, ठीक है? एट्रीब्यूट्स मतलब कि उसकी कुछ आइडेंटिटीज होंगी और उसके कुछ मेथड्स होंगे, ठीक है? इसको तुम इस तरह से भी बोल सकते हो कि इसका स्टेट होगा, यानी कि कुछ मेमोरी होगा, उसका कुछ बिहेवियर होगा, यानी कि कुछ फंक्शंस या एबिलिटीज होंगी, और उसका कुछ आइडेंटिटी होगा जिससे कि वो यूनिकनेस उसका पता चल पा रहा हो अपने को, ठीक है? तो एक चीज लिखा है यहाँ पे, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग कंट्रोल्स द कंप्यूटर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मॉडल्स द कंप्यूटर, ठीक है? क्या बोला हमने कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग जो है वो कंप्यूटर को कंट्रोल करता है, बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो कंप्यूटर को मॉडलाइज करता है, वो फॉर्मेट फॉर्मेट में बनाता है एक तरह से, ठीक है?
ये देखो, यहाँ पर हम बोल रहे हैं ह्यूमन रिमेंबर कैरेक्टर्स नॉट इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, ह्यूमन कैरेक्टर्स को रिमेंबर करता है, इंस्ट्रक्शंस को नहीं। प्रोग्राम बिकम कॉम्प्लेक्स नॉट बिकॉज कंप्यूटर ग्रो पावरफुल, बट बिकॉज रियलिटी एंटर्ड सॉफ्टवेयर। रियलिटी एंटर्ड का मतलब क्या, कि जब इंडस्ट्री ने ग्रास्प करना शुरू किया प्रोग्राम्स को, तब जब इंडस्ट्रीज ने कंप्यूटर लैंग्वेजेस को यूज करना शुरू किया तब से। ठीक है, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि फंक्शंस जो है वो सिर्फ इवेंट्स डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ब्रश योर टीथ नाम का जो फंक्शन है, तो उसमें ये कोई एक इवेंट है ना, इसको कोई भी स्टूडेंट, कोई भी पर्सन, या कोई भी ऑफिस वर्कर, या कोई भी यू नो कोई भी बंदा इस सेम काम को, ब्रश योर टीथ नाम का एक्शन परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो फंक्शन डिस्क्राइब इवेंट्स, बट ऑब्जेक्ट्स डिस्क्राइब एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस का मतलब क्या, कि ये कौन कर रहा है, स्टूडेंट भी कर रहा है अगर, तो स्टूडेंट डॉट नेम हो सकता है, कि हम पता कर सकते हैं कि ये जो अभी ब्रश कर रहा है इस स्टूडेंट का नाम क्या है, समझ लो। तो ऑब्जेक्ट जो है वो एग्जिस्टेंस बताता है सही मामले में। ठीक है, तो अब जैसे कि हम लोगों ने ये देखा, नेक्स्ट चीज हम बताना चाहेंगे, एन ऑब्जेक्ट इज अ बाउंड्री अगेंस्ट केओस। द रियल पर्पस ऑफ ऊप यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज नॉट रीयूज, इट इज अबाउट कंट्रोल ओवर चेंज। ठीक है, अब इसका क्या मतलब होता है, तो अगर तुम समझो कि जैसे एन ऑब्जेक्ट इज नॉट जस्ट डेटा प्लस बिहेवियर। ये सिर्फ डेटा और बिहेवियर नहीं है, मतलब कि जैसे ऐसा ही नहीं कि सिर्फ स्टूडेंट है तो स्टूडेंट डॉट नेम ले लो और स्टूडेंट डॉट ब्रश योर टीथ ले लो, तो सिर्फ यही नहीं है, सिर्फ डेटा और बिहेवियर नहीं है। इट इज अथॉरिटी बाउंड्रीज। अच्छा भाई, अब इसका क्या मतलब है, अथॉरिटी बाउंड्रीज का क्या मतलब है, कि हु इज अलाउड टू टच व्हाट। देखो, अब इसका बहुत बहुत बड़ा एक्चुअली मतलब है। जैसे अगर हम एक स्टूडेंट बोले, तो अगर हम स्टूडेंट डॉट लेट से कि स्टूडेंट डॉट नेम है, ठीक है, स्टूडेंट का नाम क्या है, तो इसको कौन टच कर सकता है, एज इन नाम को कौन बदल सकता है या नाम को कौन देख सकता है, इसके ऊपर अपने को कंट्रोल होना चाहिए, है ना। नहीं तो ऐसा हो सकता है कि किसी बंदे को, जिसको कि स्टूडेंट का सिर्फ नाम देखना था, उसने गलती से नाम चेंज कर दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो, स्टूडेंट के नाम में ये बात बहुत नॉर्मल लग रहा है, पर अगर यही काम हम लोग अकाउंट बैलेंस के ऊपर करें, तो अकाउंट बैलेंस देखना कैन बी अ थिंग, कैन बी अ श्योर शॉर्ट थिंग, कि तुम ये कर सकते हो एज अ आउटसाइडर, तुम अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकते हो। पर क्या तुम अपने अकाउंट का बैलेंस चेंज कर सकते हो डायरेक्ट, नहीं। उसके लिए तुमको मेथड यूज करना पड़ेगा पेमेंट का, या फिर पेमेंट रिसीव करना पड़ेगा, राइट। पर तुम डायरेक्टली उसको चेंज नहीं कर सकते हो। तो इस चीज का कंट्रोल होना चाहिए अपने ऊपर। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में ऐसा कोई कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इसीलिए बनाया गया है ताकि हम लोग को ये कंट्रोल मिले। अच्छा, अब ये कंट्रोल कैसे मिलता है भाई, तो देखो, तीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वो होते हैं, जिनको कि हम लोग एक्सेस मॉडिफायर्स बोलते हैं। ठीक है, एक्सेस मॉडिफायर्स। ठीक है, एक्सेस मॉडिफायर्स कौन कौन से होते हैं भाई, तो देखो, ये तीन टाइप के एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, प्राइवेट सबसे पहले ले लेते हैं, प्राइवेट। तो प्राइवेट जो ये है, इसमें क्या बोल रहा है कि ओनली द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ अंडरस्टैंड इट्स ओन सीक्रेट। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट है मेरा, सिर्फ वही प्राइवेट को एक्सेस कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक ह्यूमन बीइंग के लिए हार्ट बीट, इंटरनल ऑर्गन्स, रॉ इमोशंस, इन चीजों को सिर्फ एक पर्सन पर्सनली ही समझ सकता है ना। मतलब हम किस इमोशन से गुजर रहे हैं, तुम मेरे दोस्त हो, तुम मेरे साथ घूम रहे हो, तो भी तुम मेरे इमोशंस को नहीं जान सकते हो। ये मेरा प्राइवेट चीज है, राइट। ठीक है, तो प्राइवेट इज अ ट्रूथ दैट मस्ट नेवर डिपेंड ऑन आउटसाइडर्स। ठीक है, दैट मस्ट नेवर डिपेंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि इमोशन वाइज हमारा ये एग्जाम्पल खराब हो जाएगा। कोई हमारे साथ गलत व्यवहार कर दे तो इमोशन बिगड़ सकता है हमारा। बट एक्चुअली इट मस्ट बी लाइक दैट, कि प्राइवेट इज द ट्रूथ दैट मस्ट नेवर डिपेंड ऑन आउटसाइडर्स। ये मेरा बहुत प्राइवेट चीज है, राइट। ठीक है, फिर क्या है, नेक्स्ट इज प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड जैसे समझ में आ रहा है नाम से ही, कि ये किसी के लिए प्रोटेक्ट करके रखा गया, तो किसके लिए, तो देखो, फैमिली कैन अंडरस्टैंड इट, राइट। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती है जिसको कि फैमिली समझ सकती है, बट आउटसाइडर्स नहीं समझ सकते हैं भाई।
तो जैसे चिल्ड्रन इनहेरिट हैबिट्स, मतलब कई सारी हैबिट्स होती है जो कि बच्चों में अपने आप आ जाती है, जो हैबिट्स मम्मी पापा में होती है। पासवर्ड्स नहीं मिल सकते उनको, है ना? अगर हम अपने जीवन में कहीं गए थे और कोई चीज छुपा दिए किसी नहर के या फिर किसी जमीन के नीचे खन के कुछ गाड़ दिए, तो वो उसको नहीं पता चलेगा। पर मेरा खनने का जो स्टाइल है, जो मेरा जमीन में खुदाई करने का स्टाइल है, वही स्टाइल हो सकता है कि इनहेरिट होके मेरे चाइल्ड को मिल जाए, राइट? क्योंकि वो एक प्रोटेक्टेड चीज है मेरे पास। प्रोटेक्शन, एज देखो यहाँ पे भी हमने लिखा है, प्रोटेक्टेड इज अ लेगेसी नॉलेज, ठीक है? इट्स अ लेगेसी नॉलेज जो कि वंशजों को ट्रांसफर होती है इस तरह से, ठीक है? अब ये थर्ड चीज है पब्लिक। पब्लिक क्या होता है भाई? तो द कॉन्ट्रैक्ट विद द यूनिवर्स, ठीक है? द कॉन्ट्रैक्ट विद द यूनिवर्स लाइक अ बटन ऑन अ मशीन। अब जैसे इसका मतलब क्या कि लाइक अ पब्लिक इज अ प्रॉमिस यू कैन नेवर सेफली ब्रेक। सिंपल बात। इसका मतलब कोई इंफॉर्मेशन अगर पब्लिक है तो वो सबके लिए एक्सेसिबल है, कोई भी उसको देख सकता है, कोई भी उसको चेंज कर सकता है, ऐसी चीज है, ठीक है? तो इस तरीके से ये तीन एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं अपने पास। ये तीन एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक। इन्हीं के आधार पे जो ऑब्जेक्ट का जो भी तुम्हारे पास एट्रीब्यूट्स और मेंबर्स होते हैं या मेथड्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स और मेथड्स होते हैं, वो यही या तो प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक होते हैं। तो अगर वो प्राइवेट है तो इसका मतलब कि तुम सिर्फ उसको उसी क्लास के अंदर यूज कर सकते हो। खैर अभी हमने क्लास का नाम नहीं लिया, अभी तक हम लोग सिर्फ ऑब्जेक्ट की ही बात कर रहे हैं, ठीक है? ऑब्जेक्ट क्या होता है भाई? ऑब्जेक्ट इज अ रियल टाइम एंटिटी। ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक रियलिटी है, ठीक है? कोई एक स्टूडेंट का बात करोगे तो स्टूडेंट का कुछ नेम होगा, कुछ एज होगा, कोई सा क्लास होगा, कोई सा उसका रोल नंबर होगा, ऐसी ऐसी चीजें, राइट? तो इस तरह से ये काम करता है। अभी देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन हम यहाँ पे लिखे हैं। यस, let me select this. Yes, civilization collapse when private becomes public too early, ठीक है? सॉफ्टवेयर collapse the same way। इसका मतलब समझो कि कोई सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि प्राइवेट है, जो कि मेरी प्राइवेट है, अगर हम उस चीज को पब्लिक कर देते हैं तो हम कोलैप्स हो जाते हैं। इन द सेम वे तुम समझो कि सॉफ्टवेयर भी इसी तरह से कोलैप्स होता है। जैसे बैंक अकाउंट का एग्जांपल लो, अगर कि अगर हम बैंक अकाउंट का जो भी अमाउंट है उसको हम एक पब्लिक इंफॉर्मेशन बना दें, जिसको कि कोई भी चेंज कर पा रहा हो, तो उससे क्या होगा कि वो बहुत जल्दी मतलब कोलैप्स कर जाएगा, राइट? कोई भी उसको अमाउंट को जीरो बना देगा, या कोई भी उस अमाउंट को अपने मर्जी से 10 लाख 20 लाख कुछ भी बना लेगा, तो उससे बहुत नुकसान हो जाएगा अपना। तो इसी इसी तरह से ये बोल रहा है, सिविलाइजेशन कोलैप्स व्हेन प्राइवेट बिकम्स पब्लिक टू अर्ली, सॉफ्टवेयर कोलैप्सेस द सेम वे, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट चीज के बारे में बात करते हैं, विच इज क्लास। तो अब क्लास क्या होता है यार? देखो, वैसे तो क्लास ही सब कुछ होता है अल्टीमेटली। क्या होता है ना, जैसे ऑब्जेक्ट जो है, हमने बताया कि ऑब्जेक्ट इज अ रियलिटी। जैसे कि अगर स्टूडेंट नाम का एक ऑब्जेक्ट है, स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट है, तो स्टूडेंट का कुछ नाम होगा, उस स्टूडेंट का कुछ एज होगा, उस अगर एक बैंक अकाउंट का वो है तो उस बैंक अकाउंट का कुछ अमाउंट होगा, उस बैंक अकाउंट का कुछ ट्रांजैक्शन हिस्ट्री होगा, है ना? इस तरीके से। तो क्लास क्या होता है? क्लास इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब कि जैसे जब वो रियलिटी में एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसको हम लोग जब फ्रेम कर रहे हैं, जब उसका हम समझ रहे हैं कि इसके पास क्या क्या प्रॉपर्टी होगी, जब हम उसको बना रहे हैं, तो हम लोग उसको क्लास बोलते हैं। बेसिकली हम लोग क्लास ही बनाते हैं। जब हम लोग कोड लिखते हैं तो हम लोग क्लास ही बनाते हैं, और जब हम उस कोड को रन करते हैं तो उस कोड को रन करने से रन टाइम पे उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, वो ऑब्जेक्ट ही सब काम कर रहा होता है, और ऑब्जेक्ट के ही हिसाब से सारा काम, सारा प्रोग्राम रन कर रहा होता है, तो वो बहुत सिक्योरली चल रहा होता है। हाँ, अब एक बात समझने की है कि क्या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का यूज कंप्यूटर को अच्छा बनाने के लिए, या मतलब प्रोग्राम्स को अच्छा बनाने के लिए? तो नहीं, ऐसा नहीं है ब्रो। प्रोग्राम्स को अच्छा बनाने के लिए ये नहीं यूज होता है, ये यूज होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को ऑर्गेनाइज करने के लिए, है ना? ताकि वही बात की, देखो कंप्यूटर का अपने से मन नहीं करेगा कि वो इस अमाउंट, बैंक अकाउंट डॉट अमाउंट को जीरो कर दे, पर कोई प्रोग्रामर ऐसा गलती कर सकता है। तो इसलिए अगर हम बैंक अकाउंट डॉट अमाउंट को एक प्राइवेट चीज बना रखे हैं, तो वो जब भी बैंक अकाउंट डॉट अमाउंट इज इक्वल टू जीरो करेगा तो वो हम नहीं करने देंगे उसको। क्यों? क्योंकि ये प्राइवेट चीज है, समझ रहे हो? इसलिए तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम ये कंप्यूटर साइंस का इवोल्यूशन नहीं है, ये इंडस्ट्री रिलेवेंट इवोल्यूशन है ना? इंडस्ट्रीज को जरूरत है कि वो अपने कोड को अच्छे से मेंटेन करें, वो सब कुछ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रखें, ताकि सिस्टम्स कोलैप्स ना हो, चीजें अच्छे से चल रही हो,
ठीक है। तो a few things I would like to say कि like class is not just code, class is a definition of the kind, ठीक है। मतलब कि वो उसका टाइप क्या होने वाला है, उसका उसके पास क्या क्या पावर्स होने वाली है, उसके पास क्या क्या एट्रीब्यूट्स होने वाले हैं, इन चीजों को हम डिफाइन करते हैं। तो ये सही है कि क्लास कोड होता है, पर क्या क्लास को सिर्फ कोड बोलना चाहिए? तो नहीं। क्लास इसीलिए बोलते हैं कि क्लास इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। हम ऑब्जेक्ट बनाने से पहले उसका क्लास बनाते हैं। ऐसा समझ सकते हो, फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग जब ईंट की भट्ठी होती है तो उसमें क्या होता है कि जो लोग ईंट बनाते हैं उनके पास एक बॉक्स जैसा कुछ होता है, जिसमें वो लोग सिर्फ मिट्टी भर देते हैं और फिर उसके बाद ऐसे उसको जमीन पे मारते हैं, तो उससे क्या होता है कि उसी शेप का ईंट बन के मिट्टी का वो बन जाता है, तैयार हो जाता है। तो समझ रहे हो? तो ऐसा कह सकते हो तुम कि वो जो उसका पात्र है जिससे वो मिट्टी का शेप दिया जा रहा है, वो उसका ब्लूप्रिंट है। तो इसी तरीके से समझ रहे हो? तो क्लास यही होता है कि क्लास इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लास में हम लोग मेथड्स और एट्रीब्यूट्स डिफाइन करते हैं, उनमें ही हम लोग प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक ये सारी चीजें करते हैं, और क्लास का ही सारा खेल है। क्लास को जब हम लोग रन करते हैं तो वो रन टाइम पे जाके ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, और वही ऑब्जेक्ट पूरा प्रोग्राम रन करता है, सब कुछ काम करता है अपना। ओके, आई होप दीज थिंग्स मेक सेंस। तो लेट्स डाइव इनटू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मोर। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ना 4 पिलर्स होते हैं। 4 पिलर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। ठीक है, 4 पिलर्स। पिलर्स की स्पेलिंग क्या है? ओके, 4 पिलर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। ठीक है भाई, तो अपन बात करते हैं इन पिलर्स के बारे में। तो सबसे पहला जो आता है वो आता है इनकैप्सुलेशन। ठीक है, दिस इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट वन, दिस इज द मोस्ट पावरफुल वन, जो इसका एक ऊप्स का पिलर है। ठीक है, पिलर इन द सेंस की पिलर बोलते हैं जिसके ऊपर ये खड़ा है। ठीक है, तो इनकैप्सुलेशन का क्या मतलब होता है कि हम लोग डेटा प्लस बिहेवियर को इनकैप्सूल करके एक में डाल देते हैं। ठीक है, और वो एक कैप्सूल की तरह होता है कि वो एक एंटिटी लग रहा है। जैसे हम लोग एक कैप्सूल होता है ना, बिकासूल का कैप्सूल होता है, तो उसके अंदर कई 2 दवाएं होती है, एक हल्का रेड कलर का होता है, एक हल्का ब्लैक कलर का होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, उन दोनों को लेके इनकैप्सूल कर देते हैं एक साथ, ताकि वो जॉइंट एंटिटी की तरह समझ में आता है, हम उसको एक बार में खा लेते हैं, है ना। तो ऑब्जेक्ट भी जो है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इनकैप्सुलेशन। अच्छा, इनकैप्सुलेशन कैसे हम लोग एक्सेस करते हैं, थोड़ा सा इस बारे में हम बताते हैं। देखो, जैसे यहां पर हम लिख रखे हैं, ओके, इनकैप्सुलेशन इज सिविलाइजेशन इनसाइड कोड। ठीक है, इनकैप्सुलेशन इज सिविलाइजेशन इनसाइड कोड। विदाउट इनकैप्सुलेशन एवरी वेरिएबल बिकम्स डेमोक्रेसी। ठीक है, विद इनकैप्सुलेशन डेटा बिकम्स मोनार्की। तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या हुआ कि जैसे वो पब्लिक चीज है, हम चाहें तो हम अपने हित के लिए यूज कर लें, तुम चाहो तो तुम अपने हित के लिए यूज कर लो। पर इनकैप्सुलेशन आ जाने से क्या होता है ना, डेटा बिकम्स मोनार्की, मतलब कि ये एक राजा की प्रॉपर्टी है, ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसको कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता है ना। तुमको एक पावरफुल बंदा होना चाहिए, इसलिए हम लोग इनकैप्सुलेशन का यूज करते हैं। देखो फिर से हम यही बात लिखे हुए हैं, प्रोग्राम्स ब्रेक व्हेन डेटा बिकम्स पब्लिक प्रॉपर्टी, है ना। अगर पब्लिक प्रॉपर्टी को हम, डेटा को हम पब्लिक प्रॉपर्टी बना देंगे तो कोई भी उसको यूज करेगा, कोई भी उसको मैनिपुलेट कर देगा, चेंज कर देगा, जिसकी वजह से कंसिस्टेंसी नहीं बनेगी और प्रोग्राम ब्रेक करेगा मेरा, राइट। तो अब समझते हैं इनकैप्सुलेशन कैसे होता है और एग्जैक्टली क्या होता है। तो इनकैप्सुलेशन का एकदम बेसिक रूल ये कहता है ना कि तुमको जो भी काम करना है, तुम पहली चीज है कि उसका उसके लिए मेथड रखो। ठीक है, मेथड से काम करो। जैसे समझते हैं कि जैसे अगर एक स्टूडेंट है, जैसे हमने देखा था ऊपर, स्टूडेंट था जो कि क्या कर रहा था, वेकअप कर रहा था, ब्रश कर रहा था, ईट कर रहा था और कॉलेज चला जा रहा था, राइट। तो इन द सेम वे इनकैप्सुलेशन जो है वो बोलता है सब कुछ के लिए मेथड रखो। ठीक है, तो जैसे कि ब्रश टीथ, ठीक है, एक मेथड हो गया। और उसके अलावा और क्या हो सकता है, एक हो सकता है मान लो कि टेक बाथ। ठीक है, ये एक मेथड हो गया। और क्या हो सकता है भाई, हो सकता है गो कॉलेज। ठीक है, ये एक मेथड हो गया। पर अब जैसे क्या था, हम लोगों ने ये भी देखा था कि स्टूडेंट्स के पास कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, राइट। जैसे कि उसका नेम है, उसका एज है, उसका आधार नंबर है। तो अब क्या है कि हम लोग को इन चीजों को तो प्राइवेट रखना चाहिए। ठीक है, प्राइवेट रखना चाहिए।
क्यों? क्योंकि इसीलिए क्योंकि कोई भी बंदा उसको डायरेक्टली मतलब ऐसे ही नॉर्मली चेंज ना कर पाए। पर बात तो ये भी है ना कि जब कभी भी मतलब ऐसा हो सकता है ना कि स्टूडेंट से कोई पूछे कि भाई तुम अपना नाम बताओ, तो इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट क्लास से बाहर भी लेट्स से कि क्लासरूम नाम का एक क्लास है, ठीक है? तो क्लासरूम में कई सारे स्टूडेंट्स होंगे, तो उन सारे स्टूडेंट्स का नेम होगा। तो अब अगर हमको चेक करना है कि क्या इस क्लास में राम नाम का कोई स्टूडेंट है, तो हमको ऐसा चाहिए होगा ना कि स्टूडेंट डॉट गेट नेम, ताकि हम उसका नाम पाएं। भले वो एक प्राइवेट है तो क्या हुआ, पर हमको एक्सेस करने का कुछ तो तरीका होना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि सारी चीजों को मेथड से यूज करो, और जो एट्रीब्यूट्स हैं उनके लिए तुम गेटर्स और सेटर्स बनाओ, ठीक है? अब इसका क्या मतलब हो रहा है गेटर्स और सेटर्स का भाई? तो जैसे अगर समझो कि एक अपने पास प्रॉपर्टी है जो कि एक हो सकता है स्ट्रिंग हो, नेम। स्ट्रिंग क्या होता है? कैरेक्टर एरे, ठीक है? स्ट्रिंग का नेम हो, ठीक है? तो हम बोल रहे हैं कि इसको तुम बना दो प्राइवेट, ठीक है? वैसे देखो जावा एग्जैक्टली इसी तरीके से काम करता है। जावा क्या बोलता है कि प्राइवेट का सब कुछ बना दो तुम, और अगर तुमको उसको एक्सेस करना है तो तुम ऐसे बना लो कि पब्लिक स्ट्रिंग गेट नेम, ठीक है? ऐसा। तो इसके अंदर में हम लोग क्या रिटर्न कर देंगे कि रिटर्न, देखो ये स्ट्रिंग रिटर्न करना है ना इसको, हाँ, तो रिटर्न दिस डॉट नेम। दिस क्या होता है कि मतलब जिसके लिए हम ये कॉल कर रहे हैं। मान लो कि स्टूडेंट एक S1 है, मान लो कि जैसे एक स्टूडेंट नाम का क्लास है, उसके स्टूडेंट का हम ऑब्जेक्ट बनाए S1, ठीक है? जैसे क्लास को तुम स्ट्रक्चर की तरह समझो, जैसा हमने सी लैंग्वेज में स्ट्रक्चर समझा था। तो हमने याद होगा हम लोगों ने पोजीशन 3D का करने के लिए पोजीशन P1 पोजीशन P2 इस तरह से बनाया था, या पोजीशन ऑफ केबल बनाया था, पोजीशन ऑफ चार्जर बनाया था, राइट? तो उसी तरह से हम लोग स्टूडेंट बनाएंगे, स्टूडेंट S1। तो अब हम क्या बोल रहे हैं कि अगर तुमको उसका नेम चाहिए तो S1 डॉट गेट नेम को कॉल करो, ठीक है? तो वो क्या करेगा, दिस यानी कि उस S1 के स्टूडेंट का नेम रिटर्न कर दो, ठीक है? ऐसा, ठीक है? अब इसी तरह से सेटर बनते हैं। सेटर कैसे हो जाएगा कि पब्लिक वॉइड, ओके ये कैप्स लॉक ऑन हो गया, पब्लिक वॉइड सेट नेम, ठीक है? सेट नेम में हम लोग मंगा लेंगे स्ट्रिंग नेम, ठीक है? अब हमने क्या करा, हमको यहां पर ऐसा कुछ करना है कि दिस डॉट नेम इज इक्वल्स टू नेम, ठीक है? हमें ऐसा कुछ करना है इसके साथ। यस। तो अब तुम देखो कि हमने क्या करा कि ये प्राइवेट मेंबर था, पर हमको ये चाहिए कि मतलब ऐसा नहीं है कि इसको बिल्कुल एक्सेसिबल ही नहीं बनाना है इसके, क्योंकि भाई प्राइवेट है तो इसी क्लास में एक्सेस हो पाएगा। पर हमको कहीं अगर ऐसा यूज करना हुआ कि भाई S1 डॉट नेम चेक करोगे क्या ये यही स्टूडेंट का नाम राम है, तो उसके लिए मेरे पास गेटर्स और सेटर्स के मेथड होने चाहिए, ठीक है? तो इसी से ये ऐसे काम करता है। अब तुम्हारे पास ये क्वेश्चन आ रहा होगा, एकदम कॉमन सा बात है कि भाई जब तुमने गेटर्स और सेटर्स बना दिया, यानी कि गेट नेम और सेट नेम नाम से पब्लिक मेथड्स बना दिए, देखो ये पब्लिक मेथड्स हैं, इसका मतलब कि इसको बाहर से यूज किया जा सकता है। तो फिर क्या फायदा हुआ इसको प्राइवेट बनाने का? फायदा ये हुआ कि जैसे जब हमने ये बनाया ना, तो देखो ये जो है ये क्लास स्टूडेंट है, STUDENT, ठीक है? ये क्लास स्टूडेंट के अंदर ही है हम, ठीक है? ऐसा। तो अब इससे फायदा ये हुआ कि अगर तुम नहीं चाहते हो कि कोई भी ऐरा गैरा आता जाता सेट नेम करके चला जाए, तो तुम क्या करो कि सेट नेम को प्राइवेट बना दो, ठीक? तो उससे क्या होगा, बाहर का आदमी एक्सेस नहीं कर पाएगा। ये भी नहीं करना है तो पब्लिक बना दो और चेक कर लो, कोई यहाँ पे कंडीशन लगा दो, या फिर कुछ ऐसा वो लगा दो कि अ, अ, मान लो कि हम लोग बना दें स्ट्रिंग साइन नाम, ठीक है? कि कोई ना कोई एक साइन पास करोगे तभी हम जानेंगे कि तुम सही में चेंज करने के लायक हो, तुम ऑथराइज्ड हो, ऐसा कुछ कर लेते हैं, ठीक है? तो कैसे कर लेंगे कि भाई अगर SIGN इज इक्वल्स टू CO साइन, ठीक है? ऐसा कुछ, अगर ऐसा कुछ है तभी ये काम करो, नहीं तो मत करो। ऐसा हम लोग के पास ये कंट्रोल है। देखो हम ये नहीं कह रहे हैं कि यही तरीका है करने का, पर हम ये कह रहे हैं कि मेरे पास कंट्रोल है, क्योंकि हम स्टूडेंट क्लास को लिख रहे हैं। तो हम इस क्लास को लिखते समय ये सोच सकते हैं कि भाई क्या
किसी एरे गैरे को नेम ऐड करने का या नेम चेंज करने का ऑप्शन देना है या नहीं, अगर देना है तो कैसे देना है, क्या इसमें कोई कंडीशन लगाना है, अगर कोई कंडीशन नहीं लगाना है भाई तो इस लाइन को हटा दो, है ना, और यहाँ से ये फालतू का ये जो हम लोग लिखे हुए हैं इसको भी हटा दो, है ना। और अगर नहीं देना है, एकदम ही नहीं देना ही नहीं चाहते हो भाई, तो इसको प्राइवेट बना दो, या फिर प्राइवेट भी छोड़ो, इसको मिटा ही दो सीधा, मत लिखो, है ना। तो अल्टीमेटली बात ये बना कि एज अ प्रोग्रामर कंट्रोल मेरे हाथ में है बॉस, मेरे हाथ में है बिल्कुल कंट्रोल। तो इसीलिए ये इनकैप्सुलेशन इज अ वेरी पावरफुल थिंग, समझ रहे हो। हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने बेसिकली सारे भी जो भी एट्रीब्यूट्स और मेथड्स थे उनको इनकैप्सूल करके एक में बाइंड कर दिया है, ठीक है, इससे होता है इनकैप्सुलेशन। दिस इज द फर्स्ट पिलर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड वन व्हिच इज एब्स्ट्रैक्शन। द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई वांट टू से दिस इज आल्सो अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, नहीं कह सकते कि इनकैप्सुलेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन देखो ओवरऑल पूरे दुनिया में दिखता है अपने को, कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल तुम सोचो, तुम एक स्कूटी पे बैठते हो, स्कूटी का चाबी ऑन करते हो और ऐसे करके सेल्फ स्टार्ट दबाते हो तो वो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, इंजन ऑन हो जाता है। अब तुमको इंटरनल उसका नहीं पता है कि गाड़ी कैसे ऑन हुआ, है ना। गाड़ी में इससे भी फर्क नहीं पड़ता है कि मतलब क्या वो गाड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल है या वो गाड़ी पेट्रोल से चलने वाली व्हीकल है, राइट। तुम बस बटन दबाते हो और वो चालू हो जाता है। तो इसी को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है कि हाइडिंग द डिटेल्स, ओनली शोइंग यू the way of doing things, but not how we are doing it, but the way of कि ये काम कैसे करना है, बट इंटरनली उसका कोड क्या हो रहा है, उसके अंदर काम क्या हो रहा है वो हमने तुमको नहीं बताया, इसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। अभी देखो मॉडर्न डेज में एब्स्ट्रैक्शंस को बहुत अलग तरीके से देखा जा रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम समझ सकते हो कि जैसे हम लोगों ने पहले डिसाइड किया था असेंबली लैंग्वेज पे काम करने का, राइट। तो असेंबली लैंग्वेज में हम लोग कैसे काम कर रहे थे कि हम लोगों ने मतलब वो मशीन लेवल कोड लिखा था, राइट, जो कि ह्यूमंस को समझ में नहीं आ रहा था पर मशीन्स के लिए अच्छा था वो। फिर ग्रेस हॉपर ने आके बताया कि भाई देखो हम लोगों को कंपाइलर बनाना चाहिए ताकि हम लोग इंटरनल चीजों को हाइड करें और प्रोग्रामर के पर्सपेक्टिव से, कोडर के पर्सपेक्टिव से कोड लिख सके हम लोग, राइट। तो उस समय ही एब्स्ट्रैक्शन का बात आया था कि एब्स्ट्रैक्शन मतलब क्या हुआ कि हमने नहीं बताया, हमने डेनिस रिची का भी बात करते हुए हमने नहीं बताया कि फॉर लूप में जब इनिशियलाइजेशन कंडीशन अपडेशन लिखा हुआ है तो ये इंटरनली कैसे काम हो रहा है, ये मशीन कोड में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, हमने नहीं बात किया उसका। हमने सिर्फ ये बात किया कि अगर हमको उसको यूज करना है तो कैसे यूज करना है। इन द सेम वे हमने जब एक गाड़ी खरीदनी है, एक स्कूटी खरीदनी है, तो हमें इंजन वाले से जाके बात नहीं करना है भाई, हीरो मेस्ट्रो वाले से या होंडा वाले से जाके बात नहीं करना है कि भाई तुम बटन दबाने से इंजन कैसे चालू करते हो। हमको बस वो बटन दबाना सीख लेना है कि भाई ब्रेक लेके बटन दबाओ, सेल्फ दबाओ तो वो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, राइट। तो इसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समझो जैसे क्या हुआ, अभी हम लोगों ने बात किया देखो इस क्लास स्टूडेंट का, जिसके अंदर हमारे पास गेट नेम था और सेट नेम था। तो एब्स्ट्रैक्शन होने की वजह से क्या हो गया कि अगर हमने गेट नेम का कॉल किया तो हमको नहीं पता कि इसके अंदर जो ये प्राइवेट वेरिएबल था ये नेम नाम से ही था, या फिर हो सकता है कि इसके नेम की जगह ऐसा लिखा हो कि नेम ऑन आधार, हो सकता है ये लिखा हो भाई, हमको क्या पता, है ना। इसको भी कर देंगे फिर नेम ऑन आधार ऐसा। तो हमने इंटरनल डिटेल हाइड कर दिया कि भाई इसका हम नेम ऑफ आधार दे रहे थे या नॉर्मल नेम दे रहे थे, पर हमने बस ये गेट नेम नाम का चीज तुमको बता दिया कि भाई जब तुमको नाम चाहिए होगा तो गेट नेम को कॉल कर लेना, हम तुमको नाम दे देंगे, समझ रहे हो। तो इसलिए एब्स्ट्रैक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अभी मॉडर्न डेज में तुम इसको ये भी कह सकते हो कि जैसे लाइक ये थोड़ा सा आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट बात हो रहा है, पर इलॉन मस्क का ये कहना है कि पर मॉडर्न डेज में ये कहना है कि जब हम लोग वाइट कोडिंग करते हैं या जब हम लोग एलएलएम्स को बोल दें कि भाई एक प्राइम नंबर का कोड लिख दो, तो ये भी एक तरह से एब्स्ट्रैक्शन हुआ। कैसे कि हमें नहीं पता कि प्राइम नंबर का कोड कैसे लिखना है, हमने बस एलएलएम को बोल दिया कि भाई तुम प्राइम नंबर का कोड लिख दो, तो वो प्राइम नंबर फाइंड आउट करने का कोड लिख देगा और हम डायरेक्टली उस कोड को रन कराएंगे। हमने नहीं देखा कि उसने उस कोड में क्या लिखा, हमें नहीं मतलब है कि उसने कोड सही लिखा या नहीं लिखा, पर एट अ इन अ वे ये एक तरह से एब्स्ट्रैक्शन हुआ। कैसे, क्योंकि हमें इंटरनल डिटेल नहीं जानना पड़ा, हमें नहीं जानना पड़ा कि ये कैसे काम कर रहा है, इस कोड में क्या लिखा हुआ है। हमने बस एलएलएम से कोड लिया, उसको रन कराया और चेक कर लिया कि
प्राइम नंबर कैसे वो होता है, ठीक है, समझ लो। तो इसलिए ये होता है एब्स्ट्रैक्शन। देन थर्ड थिंग इज इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस, ठीक है। तो इनहेरिटेंस क्या होता है भाई? देखो, इनहेरिटेंस का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बेसिकली हमको लगता है बायोलॉजी से लेके आया गया है कंप्यूटर साइंस में। बेसिकली क्या होता है ना, देखो सिंपल सा बात है कि एक जो कोई भी एक मतलब किसी का चाइल्ड होगा, तो वो उसकी प्रॉपर्टीज को भी रखा होगा, राइट? मतलब वही बात जैसे हम लोग कर रहे थे कि अगर मेरे जैसे मेरा बोलने का जो तरीका है, मेरा चलने का जो तरीका है, वो मेरे चाइल्ड का भी तरीका होगा। Not exactly the same word, not exactly the same accent, but in a way same style, same way of thinking, है ना? क्यों? क्योंकि ये डीएनए से मिल सकता है, राइट? तो इसी तरीके से काम करता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है कि उन प्रॉपर्टीज को एक्सेस करना जो कि मेरी नहीं है, पर हमको मेरे पेरेंट्स से मिली है, हमको एक तरह से हमको मतलब विरासत में मिली है, कह सकते हैं, ठीक है। तो अब इसका क्या मतलब होता है भाई, इसको समझते हैं। पहले तो देखते हैं कि इनहेरिटेंस कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो ओके, तो ओके, तो टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस का बात कर लेते हैं फटाफट से, ठीक है। तो सबसे पहले आता है भाई, देखो, सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है कि ए, फॉर एग्जांपल तुम समझ सकते हो कि कोई एक क्लास है ए, जिसको कि एक क्लास इनहेरिट कर रही है बी, ठीक है। मतलब कि ए उसका पेरेंट क्लास हुआ और बी उसका चाइल्ड क्लास हुआ। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम तुम्हें बताएं, जैसे हम लोग मान लेते हैं कि एक क्लास हुआ ए, अभी उसका एक चाइल्ड होगा बी। तो उसका क्या मतलब हो जाएगा कि जो भी उसका ए का जो भी मेथड्स होगा या जो भी एट्रीब्यूट्स होंगे, उन मेथड्स और एट्रीब्यूट्स को बी भी एक्सेस कर पाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस का क्या मतलब होता है? सबसे मल्टीपल इनहेरिटेंस मतलब कि अ सब क्लास इनहेरिट्स फ्रॉम मोर देन वन सुपर क्लास। फॉर एग्जांपल, क्लास सी इनहेरिट्स फ्रॉम बोथ क्लास ए, both class A and class, okay, both class A and class B supported in C++, not natively in Java। बेसिकली क्या है, ये C++ में सपोर्ट करता है बट जावा में नहीं सपोर्ट करता है। तो ये क्या कहना चाह रहा है बेसिकली, अगर हम मल्टीपल इनहेरिटेंस का तुम्हें बताएं कि इसको उड़ाना है अपने को, यस, ठीक है। तो अगर हम तुम्हें देखो, ये पहले ये वाला क्या था, ये था अपना सिंगल लेवल, ठीक है। अब क्या है मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है कि भाई कोई एक क्लास है ए और कोई एक क्लास है बी, जिससे कि चाइल्ड हो रहा है सी, ठीक है। तो लेकिन क्या होता है ना, इसको बहुत सारे मॉडर्न वो यूज नहीं करते, ठीक है। नहीं बनाने देते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। क्यों नहीं बनाने देते हैं? क्योंकि देयर इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। क्या होता है कि लेट से कोई एक क्लास है ए, जिसके अंदर में एक मान लो हो सकता है कि ए का नेम हो स्ट्रिंग और इसका भी बी का भी नेम हो स्ट्रिंग, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि सी के लिए ये समझना बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा कि क्या अपने को दो बार नेम रखना चाहिए, क्योंकि ए और बी दोनों का नेम है। तो उस हिसाब से भाई, अगर तुम चाइल्ड हो तो तुम्हारे पास ए डॉट नेम टाइप का भी प्रॉपर्टी होना चाहिए, बी डॉट नेम टाइप का भी प्रॉपर्टी होना चाहिए। हाँ, ये बात समझो कि ये तब प्रॉब्लम नहीं होगा कि अगर ए के लिए नेम जो है इंटीजर हो जाए और बी के लिए ये स्ट्रिंग हो जाए, ठीक है, तब ये कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पर अगर दोनों के लिए ही इंटीजर या दोनों के लिए स्ट्रिंग हो गया, तब दिस इज अ वेरी प्रॉब्लमेटिक। इसीलिए मल्टीपल इनहेरिटेंस को जावा और सी शार्प ये लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, ठीक है, ये नहीं कर सकते हम लोग। तो नेक्स्ट थर्ड वन इज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो अब मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है भाई? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का सिंपल मतलब ये हुआ कि ए है, ए से हम लोग एक डिराइव क्लास बनाएंगे बी, और फिर बी से हम लोग एक डिराइव क्लास बनाएंगे सी। तो इसमें क्या हुआ, जैसे अभी तुम ऊपर में ये देखे कि हम लोगों ने ए से बी बनाया था, तो ये सिंगल क्लास हुआ था, सिंगल लेवल हुआ था। अब ये मल्टी लेवल हो गया जब हमने इसमें ए बी सी बना लिया। तुम इसमें चाहो तो सी से डी भी बना लो, ठीक है। तो इस तरीके से ये होता है।
अच्छा, अब ये ए बी सी डी बनाने का मतलब क्या हुआ कि अगर ए के पास में एक चीज है, मान लो मेन नाम का फंक्शन, ठीक है, या फिर मान लो इसके पास है नेम नाम का कुछ, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी के पास भी ऑटोमेटिकली मेन और नेम आ जाएगा, सी के पास भी मेन और नेम आ जाएगा, और डी के पास भी मेन और नेम आ जाएगा, राइट, इन द सेम वे जो कि इसके पास था, ठीक है। अब क्या होता है, मल्टी लेवल मल्टीपल हमने दोनों देख लिया। हायरार्किकल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस का क्या मतलब होता है कि जैसे कोई एक क्लास हो गया ए, उस क्लास से हमने एक बनाया बी और दूसरा बनाया सी, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि अगर ए के पास में एक नेम है और एक मेन है, तो अब इसमें क्या हो सकता है कि सी के पास नेम होगा प्लस समथिंग एडिशनल भी होगा जो कि सी का स्पेसिफिक होगा, ठीक है, और बी के लिए क्या होगा, बी के पास में नेम होगा और प्लस समथिंग स्पेसिफिक टू बी होगा, ठीक है। अब ये जो ये समथिंग और ये समथिंग है, ये इक्वल नहीं होगा, ये बराबर नहीं होगा, ये अलग अलग चीजें हो सकती है, सेम बना सकते हो तुम, बट अगर सेम ही बना दोगे तो मतलब क्या निकलेगा, इसलिए ये अलग अलग होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम तुमको इसका एग्जाम्पल बताएं, तो तुम समझो व्हीकल, ठीक है, व्हीकल क्या होता है, कोई सा भी व्हीकल हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल कार हो सकता है, ट्रेन हो सकता है, फ्लाइट हो सकता है ना, पर इन द सेम वे, क्योंकि तुम समझो कि अगर वो एक व्हीकल है तो वो रन कर रहा होगा, राइट, चाहे वो ट्रेन हो, चाहे वो कार हो, चाहे वो बस हो, चाहे वो क्रूज हो, चाहे वो एक टेम्पो हो, चाहे वो एक साइकिल हो, ठीक है, वो रन कर सकता होगा, वो चल सकता होगा, ठीक है। पर अब अगर तुम एक साइकिल का और एक क्रूज का बात करोगे तो उनके पास अलग अलग प्रॉपर्टीज होगी, राइट, क्योंकि साइकिल में क्या होता है, साइकिल में इंजन ही नहीं होता है भाई, पर क्रूज में इंजन होता है, समझ रहे हो ना, इस तरह से। तो हम लोग के लिए कुछ प्रॉपर्टीज कॉमन होंगी और कुछ प्रॉपर्टीज कॉमन नहीं होंगी, तो उन केसेस में हम लोग हायरार्किकल स्ट्रेटजी यूज करते हैं, हायरार्किकल इनहेरिटेंस यूज करते हैं, ठीक है। अब एक फिफ्थ होता है हाइब्रिड। हाइब्रिड का क्या मतलब है, हाइब्रिड का मतलब है भाई देखो, इसको यहाँ पे हम लोग ना इसका नाम लिख लेते हैं, विच वॉज हायरार्किकल, ठीक है, हायरार्किकल, ठीक है। तो अब हाइब्रिड क्या होता है भाई, हाइब्रिड का मतलब है कि सब यूज कर लो तुम, ठीक है, मल्टीपल मत यूज करना क्योंकि मल्टीपल सपोर्ट नहीं करते हैं लोग, पर तुम मान लो कि हम लोग हायरार्की से बनाना शुरू करें, ए बनाया, ए से फिर एक बी बनाया, फिर बी से एक सी बनाया, और ए से ही डी बना दिया। फॉर एग्जाम्पल अगर हम तुमको इसका एग्जाम्पल बताएं, तो लेट से कि हमने ए को बोला व्हीकल है ये, ठीक है, और व्हीकल में अब हम लोग यहाँ पर आए और हमने बोला कि भाई व्हीकल के अंदर ये जो है, यहाँ पे जो है, बोले कि हाँ रोडवेज, ठीक है, और इसको बोल दें वाटरवेज, ठीक है, ऐसा ही कुछ भी। तो अब वाटरवेज होने का मतलब क्या हुआ कि ये क्रूज हो गया, पर रोडवेज का होने का मतलब क्या है कि ये अभी और भी कुछ कुछ हो सकता है, ठीक है। तो अब ये रोडवेज है तो इसमें हम लोग बी और सी के बाद चलो एक ई बना लेते हैं डी के बाद, ठीक है। तो रोडवेज है तो ये हो सकता है कि ये ई जो है ये एक बस को आइडेंटिफाई करे, और ये सी जो है ये जो है एक कार को आइडेंटिफाई करे, ठीक है। अब इस कार को भी फिर हम लोग और बना सकते हैं कि कार के अंदर में फिर एक नया चीज बनाए कि लेट से मारुति 800, ठीक है, मारुति 800। तो अब अगर तुम सोचो कि ये मारुति 800 जो है, ये इसके पास वो प्रॉपर्टीज हैं जो व्हीकल के पास होनी चाहिए, लाइक स्टार्ट, रन, है ना, मूविंग फॉरवर्ड, मूविंग बैकवर्ड, ये सारी प्रॉपर्टीज इस मारुति 800 के पास है। वो उसको कहां से मिल रही है, ए से मिल रही है। अब मारुति 800 के लिए कुछ स्पेसिफिक चीजें होंगी जो कि अपने को बनानी पड़ेगी, जो कि वाटरवेज वाले क्रूज में नहीं मिलेगी अपने को, है ना। तो इसी तरीके से इसको बोलते हैं हम लोग हाइब्रिड स्ट्रेटजी ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। आई होप इनहेरिटेंस समझ में आया होगा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। फिर इनहेरिटेंस के बाद लास्ट चीज जो आता है, जो लास्ट पिलर अपने पास बचता है, उसकी बात कर लेते हैं, दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म, आई होप की स्पेलिंग सही हो, पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। तो पॉलीमॉर्फिज्म इज द फोर्थ पिलर, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म क्या कहता है, बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ये होता है कि अलग अलग जगह अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग बिहेव करना, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ भाई,
तो जैसे अगर तुम इसको कॉन्सेप्चुअली समझो, तो कॉन्सेप्चुअली जैसे एक हम एज अ ह्यूमन बीइंग, हम एज अ ह्यूमन बीइंग किसी न किसी के चाइल्ड हैं, किसी न किसी के सन हैं, किसी न किसी के स्टूडेंट हैं, किसी न किसी के एम्प्लॉय हैं, किसी न किसी के टीचर हैं, इस तरह से। तो अब अगर तुम सोचो कि मेरा जो है रोल अलग अलग स्पेस में अलग अलग हो सकता है, राइट? जब हम एक टीचर की तरह है तो मेरा काम है पढ़ाना, मेरा काम है गाइड करना, इंस्ट्रक्शंस देना, राइट? पर जब हम एक सन की तरह हैं तो हो सकता है मेरा काम इंस्ट्रक्शन देना और गाइड करना ना हो सकता है मेरा मतलब सन की तरह काम हो सकता है मेरा सेवा करना हो, है ना? हो सकता है कि खाना बनाना हो या ऐसा कुछ कुछ भी। तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब यही होता है कि बिहेविंग इन अ डिफरेंट वे एज पर योर सिचुएशन। इसका मतलब सिंपली इतना ही होता है। तो अब इसको प्रोग्रामिंग में कैसे बोले? तो अब तुम समझो कि जैसे फॉर एग्जांपल हम बोले हम एक मेथड बनाए ऐड नाम का, ठीक है? तो हम एक ऐड नाम का मेथड बनाए जिसको कि हम बोले कि ये इंटीजर रिटर्न कर रहा हो और इनपुट में इंटीजर a कॉमा इंटीजर b ले रहा हो, ठीक है? तो हम यहाँ पे इस फंक्शन को इस तरह से हम लोग चलो सिर्फ डिफाइन करते हैं, मेथड इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, सिर्फ डिफाइन करेंगे, ठीक है? तो ये एक तरीका हुआ। दूसरा हो सकता है कि इंटीजर ऐड इंटीजर a कॉमा इंटीजर b कॉमा इंटीजर c, और फिर एक और बना देते हैं, चलो इंटीजर ऐड इंटीजर a कॉमा इंटीजर b कॉमा इंटीजर c कॉमा इंटीजर d। तो तुम ये देखो कि यही ऐड मेथड जो है ये सेम नाम का है, इसका नाम अलग नहीं हुआ, इसका रिटर्न टाइप अलग नहीं हुआ, पर ये अलग अलग बिहेव करेगा बेस्ड ऑन द गिवन पैरामीटर्स। समझ रहे हो? जैसा पैरामीटर दोगे वैसा काम करेगा। यही नहीं, अभी इसको और कर सकते हैं, ये तो थोड़ा सा वो वाला हो गया। यही नहीं, अभी और सुनिए, है ना? तो कैसे कि फ्लोट ऐड फ्लोट a कॉमा फ्लोट b, है ना? तो ये क्या कर रहा है? ये एक फ्लोट रिटर्न टाइप का है ना? अभी भी देखो इसका नाम सेम ही है, लेकिन इसका डेटा टाइप रिटर्न टाइप बदल गया, इसका इनपुट पैरामीटर्स बदल गया, है ना? तो ये क्या कर रहा है? अब यही सेम ऐड मेथड है, इसको चलो हम लोग ना एक क्लास के अंदर बना देते हैं, क्लास मैथ, ठीक है? और यहाँ पे हम लोग ऐसा कुछ वो कर लेते हैं, चलो इसको बंद कर दिया। हाँ, ओके, इसको थोड़ा सा टैप करके आगे कर देते हैं। हाँ, ठीक है ना? तो अब जैसे यहाँ पे क्या हुआ कि मैथ के अंदर हमने इंटीजर ऐड 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 चार नाम का चार अलग अलग मेथड्स बनाए। तो तुम देखो जब हम लोग इस क्लास के बाहर लेट से कि हम लोग ऑपरेशन नाम का एक क्लास बनाते हैं जिसके अंदर हम लोग को क्या करना है कि इंटीजर a इज इक्वल्स टू 10 कॉमा b इज इक्वल्स टू 20 ऐसा करा हमने। ठीक है, अब अपने को क्या करना है कि a इज इक्वल्स टू क्लास, देखो क्या था, मैथ, है ना? तो अपने को मैथ का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा पहले। तो कैसे बनाएंगे? मैथ m इज इक्वल्स टू न्यू मैथ, ठीक है? इस तरह से करके हमने ऑब्जेक्ट बनाया। अब हम क्या बोल रहे हैं कि m डॉट एड, है ना? m डॉट एड ये क्या रिटर्न करेगा नहीं पता, जब तक हम पैरामीटर नहीं देंगे तब तक नहीं पता चलेगा। तो चलो इसमें a कॉमा b पास कर देते हैं, ठीक है? और इसको a में ना सेव करके इसको इंटीजर c में सेव कर लेते हैं, ठीक है? तो अब देखो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने a और b दो पास किया है, ये a और b क्या है? इंटीजर्स है। तो अब देखो a और b इंटीजर वाला ये वाला मेथड है, यानी कि ये वाला फंक्शन काम करेगा यहाँ पे, ठीक है? तो ये c में ले आके देगा। अब इन द सेम वे अगर हम लोग बोले कि फ्लोट, या फ्लोट हटाओ, लॉन्ग बोलते हैं, हाँ भाई, लॉन्ग x इज इक्वल्स टू 10 और फिर y इज इक्वल्स टू 23, ठीक है? ऐसा कुछ। अब हम बोले अगर कि लॉन्ग z इज इक्वल्स टू m डॉट एड x कॉमा वाई, तो अब हमको तुम बताओ कि ये अब क्या परफॉर्म करेगा? सोचो, थोड़ा सा सोचो इस बारे में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग लिखा हुआ है और हमने यहाँ पे लॉन्ग का तो कोई मेथड ही नहीं इंप्लीमेंट किया ना, कोई मेथड डिफाइन ही नहीं किया, इंप्लीमेंट छोड़ो, डिफाइन ही नहीं किया हमने। तो इसलिए ये एरर देगा यहाँ पे, ये बोलेगा कि भाई हमको नहीं पता कि तुम कैसे बिहेव करने के लिए बोल रहे हो। क्यों? क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई बिहेवियर आता ही नहीं है हमको, है ना? तो अगर हमको ऐसा कुछ बिहेवियर करना है तो उसके लिए हमको बनाना पड़ेगा लॉन्ग एड, ओके, कैप्स लॉक ऑफ कर दो, लॉन्ग
एड, जिसके अंदर में हमने बोला लॉन्ग ए कॉमा लॉन्ग बी, तो ये होता है पॉलीमॉर्फिज्म। आई होप तुमको ओवरऑल चीजें समझ में आई होगी, क्यों ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की नीड पड़ी, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड इन चीजों का क्या मतलब हुआ, और फिर एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न डेज में एब्स्ट्रैक्शन को कैसे देखते हैं, इनकैप्सुलेशन क्या होता है, इनकैप्सुलेशन क्यों बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हम बोल रहे हैं, और इनकैप्सुलेशन अल्टीमेटली क्या करता है, गेटर्स और सेटर्स क्या होते हैं, इनकी क्यों रिक्वायरमेंट है, कैसे कंट्रोल मिलता है इवेंचुअली सॉफ्टवेयर्स को, और फिर इनहेरिटेंस हमने देखा कि कितने टाइप के इनहेरिटेंस होते हैं, उससे फायदा क्या हो रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोगों ने पॉलीमॉर्फिज्म देखा, राइट। तो आई गेस की चीजें क्लियर हुई होंगी। कुछ एड ऑन्स हम यहाँ पे बताना चाहेंगे कि जैसे एब्स्ट्रैक्शंस को फॉलो कैसे करते हैं हम लोग, कि एब्स्ट्रैक्शंस फॉलो करने का तरीका, कोड करने का तरीका ये होता है कि हम लोग ना इंटरफेसेस बनाते हैं, ठीक है, इंटरफेसेस बनाते हैं। इंटरफेस बनाने का क्या मतलब होता है कि हम लोग सिर्फ इस तरह से, देखो हमने ना जैसे ये डिफाइन किया ना यहाँ पे, ये जो है, ये इसको हम इंटरफेस बोल सकते हैं, ये क्लास नहीं है, ये इंटरफेस। यहाँ पे अगर हम इसको बोल दें और यहाँ पे हम बोले पब्लिक इंटरफेस मैथ, ठीक है, तो ये हुआ। अब इसमें एब्स्ट्रैक्शन कैसे लगा कि हमने मैथ का पब्लिक का वो बना दिया है, ठीक है। अब इसका हमको एक इम्प्लीमेंटेशन क्लास बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, सूडो कोड की तरह अगर हम लोग लिखे हैं तो हम लोग इसको, देखो हम लोग इसको प्राइवेट भी बना सकते हैं, हम लोग चाहें तो इसको प्राइवेट बना सकते हैं, क्यों, क्योंकि अपने को ये पता है कि ये मैथ जो है ये ऑलरेडी एक पब्लिक इंटरफेस अवेलेबल है इसका, पर इसका वर्कफ्लो क्या है, इसको हमको छुपा के रखना है, तो हम प्राइवेट बना सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसका नाम चलो दे देते हैं मैथ IMPL, मैथ इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। और इसको एक्सटेंड कीवर्ड यूज कर लेते हैं, ठीक है। एक्सटेंड नहीं यूज करना है, अगर तुम C# यूज करते हो तो तुम सीधे कोलन लगा के भी यूज कर सकते हो, मैथ, ठीक। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये जो मैथ इंप नाम से है, ये मैथ नाम के इंटरफेस को इंप्लीमेंट करने वाला है। तो जैसे ही तुम ये लिखोगे ना, तो ये चारों पांचों मेथड अपने आप से यहाँ पे बन के तुमको मिल जाएंगे, जो कि तुमको इंप्लीमेंट करना ही करना है, ऐसा तुम कर ही नहीं सकते कि तुम इसको इंप्लीमेंट मत करो, ठीक है। तो इंटरफेसेस जो हैं ये बहु मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में ऑफिस के काम में यूज किया जाता है फॉर इससे मतलब फायदा कैसे होता है कि एक लेयर का इंटरफेस जो है हमने बना दिया, और अब एक प्रोग्रामर को दे देंगे कि भाई तुम इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करो, और दूसरे प्रोग्रामर को दे देंगे कि भाई तुम इस इस इंटरफेस को यूज करो, मतलब समझ रहे हो ना। जैसे यहाँ पे हमने बोला, देखो इसने m का मैथ न्यू बनाया और इसने m डॉट ऐड करके यूज करना शुरू किया विदाउट नोइंग कि ये कहाँ इंप्लीमेंटेड है, और दूसरा जो बंदा है इसको यहाँ पे ये इंप्लीमेंट करना है विदाउट नोइंग कि इसका यूज कौन और कहाँ करने वाला है, समझ रहे हो। ये होता है यूज करने का तरीका ऑफिस रिलेवेंट, ऑफिस इंडस्ट्री रिलेवेंट काम में। पर अल्टीमेटली एक एक चीज होता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या काम करता है, बेसिकली एक थ्योरी की तरह इसको समझो, कि जैसे क्या होता है ना कि कोई एक मेथड है, जैसे मान लो कि कार हो, ठीक है, कार नाम का एक क्लास है, तो उस हाँ चलो बना ही लेते हैं, ठीक है, एक क्लास बनाते हैं कार, ठीक है। अब हमने क्या बोला कि इस कार के अंदर में कुछ तो इसके वैल्यूज होंगे, जैसे कि प्राइवेट सीट होगा, और उसके पास और क्या होगा, इंजन होगा, और उसके पास और भी चीजें होंगी, है ना, मतलब पेट्रोल टैंक होगा, ऐसा। और इसका मेथड होगा कुछ, इसके पास पब्लिक मेथड्स होंगे, है ना, कि जैसे कि स्टार्ट, है ना, एक मेथड हुआ, और क्या हो सकता है, पब्लिक PUBLIC, पब्लिक रन हो सकता है एक नाम, और क्या हो सकता है भाई, पब्लिक फ्यूल, फ्यूल हो सकता है, ऐसा। तो ये इसके पब्लिक मेथड्स, ठीक है। अब जैसे तुम सोचो कि जैसे हमने क्या करा कि हमने एक कार बनाया और उसका जो है स्टार्ट और रन मेथड बना दिया, पर फिल फ्यूल मेथड नहीं बनाया, ठीक है। फिल फ्यूल क्यों नहीं बनाया, क्योंकि जब तुम उसमें
फिजिकली टैंकर लगाओगे जिसमें फ्यूल अटेगा, तब हम बता देंगे उस समय कि भाई फ्यूल कैसे बनेगा, ठीक है। तो ये इसका मतलब क्या हम कह रहे हैं कि भाई देखो स्टार्ट जो है इसका इम्प्लीमेंटेशन कंप्लीट है, ठीक है। रन जो है इसका इम्प्लीमेंटेशन कंप्लीट है, पर ये जो फिल फ्यूल है इसका इम्प्लीमेंटेशन कंप्लीट नहीं है। तो अगर इसका इम्प्लीमेंटेशन कंप्लीट नहीं है तो क्या करें हम लोग कि हम लोग इस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बना देंगे, इस मेथड को एब्स्ट्रैक्ट बना देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो गया, जिसका मतलब कि ये अभी पूरा नहीं हुआ है, ये इन प्रोग्रेस है कह सकते हो। तो अब एक रूल कहता है कि जब भी कभी भी कहीं पे भी तुमको कोई एब्स्ट्रैक्ट बंदा मिल जाएगा, ठीक है, जब भी कहीं पे भी तुमको कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड या एब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट कुछ भी मिल जाएगा, तो तुमको उस क्लास को ही पूरे पूरे एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। एकदम सिंपल बात यही है, बस इतना सा बात है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्यों बना रहे हैं भाई, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने का फायदा या नुकसान क्या है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने से ये होता है कि जब तक तुम इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास, जैसे अगर कोई क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो क्यों है, क्योंकि कोई उसका मेथड होगा जो कि एब्स्ट्रैक्ट होगा। तो इस वजह से ये बोलता ये है कि अगर कोई भी क्लास एब्स्ट्रैक्ट है तो तुम उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, दैट्स इट। तुम उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हो, सिंपल। क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि भाई ये पूरा ही नहीं है। जब मान लो कार बन के तैयार हो गई, अब तुम कहोगे फ्यूल भरने का कुछ तरीका ही नहीं बनाया है भाई हमने, तो वो कार तो अच्छा नहीं है, ऐसा कार तो सही नहीं है, समझ रहे हो ना। इसलिए ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है। आई होप ऑल एवरीथिंग मेक सेंस। आई होप कि तुमको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर तुमको इन कॉन्सेप्ट्स में से किसी में कुछ डाउट होता है तो प्लीज वीडियो को रिवर्स करके देखो, चीजें बहुत क्लियर होंगी। ओवरऑल ऊप्स इतना ही होता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो तुमको याद रखना चाहिए, ऊप्स यूज करने से प्रोग्राम अच्छा नहीं बनता है। मतलब ऐसा नहीं है कि मशीन अच्छा परफॉर्म करने लगेगा तुम्हारे प्रोग्राम पे, नहीं ऐसा नहीं है। पर प्रोग्राम सिस्टमेटिकली चलेगा। क्यों ऐसा, ऐसा क्यों, क्योंकि हमने जैसा शुरू शुरू में ही एकदम बात करा था, देखो कि हम लोग इस तरीके से नहीं सोचते कि वेकअप कर लो, फिर ब्रश कर लो, फिर ईट कर लो, गो कॉलेज कर लो। हम लोग सोचते हैं आई एम अ स्टूडेंट, तो मेरा क्या काम होना चाहिए, मेरे आइडेंटिटी पे डिपेंड करेगा। पर कंप्यूटर ऐसे नहीं सोचता है, कंप्यूटर फंक्शन से ही सोचता है। तो दिस इज अ वे जिससे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ वे जिससे कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स को कोड लिखने और मैनेज करने में आसानी हो, कोड रीयूजेबिलिटी हो, कोड मेंटेनेबिलिटी हो, और सॉफ्टवेयर पर्सपेक्टिव से सॉफ्टवेयर बहुत अच्छे से काम करे, ठीक है। तो यस, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। हम लोग एक बार लेटर ऑन एक सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें कि हम लोग डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो उस सीरीज में हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को इम्प्लीमेंट करके, ठीक है। आई होप कि हम, आप लोग बताओ आप लोग को कौन से लैंग्वेज से करना है, वरना मेरा प्रेफरेंस तो डॉट नेट है। वाई डॉट नेट, बिकॉज डॉट नेट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क। क्यों, क्योंकि उसको सी शार्प बैक करता है, जैसे स्प्रिंग बूट इज अ फ्रेमवर्क जिसको कि जावा बैक करता है। जावा बहुत फेमस हुआ क्योंकि वो ऊप्स पे बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट किया, और वो बहुत पुराना लैंग्वेज है। सी शार्प या डॉट नेट कोर बोलोगे तो डॉट नेट कोर 2016 में आया है। बट ओवरऑल अगर तुम एफिशिएंसी का बात करोगे, कोड रीयूजेबिलिटी का बात करोगे, और अच्छा लगने का बात करोगे कि जैसे, क्योंकि दिस इज अ वेरी नोन थिंग कि सॉफ्टवेयर मतलब जैसे जावा में स्ट्रिक्टली तुमको चीजों को प्राइवेट बनाना पड़ेगा, उनके गेटर सेटर सब कुछ बनाना पड़ेगा, और बहुत सारा कोड लिखना पड़ता है जो कि एक बार को अननेसेसरी भी लगता है। इसलिए डॉट नेट कोर इज अ वेरी गुड सॉल्यूशन फॉर दैट। तो इसे स्टार्ट करें। बाकी बी इन द ट्रैक, कंटिन्यू करते रहो विद दिस सीरीज कंप्यूटर साइंस फॉर एवरीवन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।